नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर आपसे केवीएस के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं पार्ट 1 इसका ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था। आज हम लोग जानेंगे कि इस एग्जाम का नेचर क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका नेचर आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। आप इसको बाकी के एग्जाम की तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि इस एग्जाम में आपको जो है एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि केवीएस एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। एंड आपको पता है कि सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें होता ही रहता है। तो आपको अपने आप को भी इसी तरीके से जो है प्रिपेयर करना होगा अभी से। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या है इस एग्जाम का, पैटर्न क्या होता है इस एग्जाम का, आपको बुक रिसोर्सेज कौन कौन से प्रिफर करने होंगे, एंड किस सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटीज जो है पढ़नी पड़ेंगी, किस क्लास की एनसीईआरटीज आपके लिए जो है हेल्पफुल होंगी। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो एग्जाम है केवीएस का, बेसिकली आपका जो है 150 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो आपका जो रिटन एग्जाम है, ये आपका देखिए रिटन एग्जाम होता है। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो ये आपका जो है रिटन एग्जाम होता है, जो आपका इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि जब ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो इसका 85% वेटेज इसका रहता है आपके रिटन का, बाकी 15% जो वेटेज रहता है वो आपके इंटरव्यू का रहता है। तो अगर आप रिटन में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। तो आप इंटरव्यू के लिए एक अपने अंदर से कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ, मेरा रिटन में अच्छा है, तो मैं इंटरव्यू में ठीक ठाक कर लूंगा, तो मेरा हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप ऑनेस्टली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम का नेचर समझिए पहले तो। ठीक है, नेचर आपने एक चीज जान ली कि आपका वेटेज कितना होगा। फिर आपको ये समझना होगा कि इस एग्जाम में आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक चीज और जाननी होगी, वो ये है कि जो पिछली बार आपका यहाँ पर मेरिट गई थी, वो आपकी 95 के अराउंड गई थी। अब आप लोग इसी 95 पे स्टिक मत हो जाइएगा कि इस बार भी मुझे 95 स्कोर करना है। ये एक अच्छा स्कोर नहीं है आपके लिए बेसिकली। ठीक है, अच्छा है, मैं मान रही हूँ, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आप अपने लिए सेफ स्कोर लेकर चलिए। सेफ स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है, वो हो सकता है 100+। कोशिश करिए कि आपको 100+ या 110+ जो है आपको लाने हैं। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज देखे हैं केवीएस के, तो उनमें कई लोगों का ये रहता है कि उनका 104 या 105 मार्क्स आए थे रिटन में, लेकिन इंटरव्यू में जो है वो बच गए, क्योंकि इंटरव्यू उन्होंने अच्छा दिया। तो आप रिटन में अच्छा करने की कोशिश करिए और इंटरव्यू तो फिर आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऐसी बातें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि आपको इस एग्जाम को फेस करने के लिए सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसके लिए सीटेट होता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है। तो सेंट्रल लेवल के लिए आपको सेंट्रल लेवल का ही क्वालिफाइंग एग्जाम जो है क्वालिफाई करना होता है, जो कि सीटेट होता है। यूपी टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप जो है इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे अभी। ठीक है, दूसरी बात आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, या फिर आपने बीएड किया हो, कुछ भी किया हो आपने, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो है पास हो चुके हो। I mean कि आपका ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका हो। अगर आप अपीयरिंग होंगे तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज आपने जान ली। तीसरी बात ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, रिटन आपका निकल जाए एंड आपका जो है इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाए, तो आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में आपको जॉब मिले। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको किसी भी स्टेट में जॉब मिल सकती है, किसी भी यूटी में जॉब मिल सकती है। तो आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करिए। हो सकता है किसी के घर वाले अलाउ ना करें, तो अभी से ये सारी चीजें सोच कर चलिए कि मेरा किसी भी स्टेट में जो है जॉब लग सकती है, किसी भी यूटी में जॉब लग सकती है। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो ये परीक्षा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो यहाँ पर आपका पैटर्न क्या है, इसमें देखिए पहला आता है आपका पार्ट 1 आता है, फिर आपका पार्ट 2 आता है, फिर आपका आता है सब्जेक्ट कंसर्न। पार्ट 1 में आपका क्या आता है, पार्ट 1 में आपकी जनरल इंग्लिश आती है, 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं इंग्लिश के, 10 होते हैं। जनरल हिंदी के आपके क्वेश्चंस कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी कि आपके 10, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो यानी कि आपके 10 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 10 मार्क्स की आपकी हिंदी होती है।
समझिएगा इसको ध्यान से। फिर आपके पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में होता है आपका जीके एंड सीए। जीके का मतलब है जनरल नॉलेज एंड सीए का मतलब है करंट अफेयर्स, जो कि आपके 10 मार्क्स का आता है, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की आती है। कंप्यूटर जो है आपका 10 मार्क्स का आता है। एंड पेडागोजी जो है आपकी वो 20 मार्क्स की आती है। इंग्लिश और आपका हिंदी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न में होंगे वो आपके 80 मार्क्स के आते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो आपका ईवीएस है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ तो आपको एक समझ लगेगा। इस ईवीएस में आपको कई सारी चीजें पढ़नी होती है, सिर्फ ईवीएस नहीं है भाई, इसको समझना आप लोग। इस ईवीएस में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको जियोग्राफी भी पढ़नी होती है, एंड आपको यहाँ पर पॉलिटी भी पढ़नी होती है, एंड इकोनॉमी भी पढ़नी होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एच का मतलब है हिस्ट्री, जी का मतलब है जियोग्राफी, पी का मतलब है पॉलिटी, एंड ई का मतलब है इकोनॉमी। सो आप लोगों को ईवीएस में इतनी चीजें यहाँ पर कवर करनी होंगी। ये ईवीएस अकेला नहीं है, ये साथ में इतनी चीजों को लेके चलता है, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका टोटल 80 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 80 मार्क्स का आता है, जिसमें इंग्लिश जो है आपकी यहाँ पर फिर से 20 मार्क्स की आती है और हिंदी भी आपकी 20 की आती है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि आपके पूरे पेपर में आपकी 30 मार्क्स की इंग्लिश आएगी एंड 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है। तो आप समझ रहे होंगे कि लैंग्वेज जो है आपका कितना बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगी। तो ये चीजें आपको समझनी थी कि पार्ट 1 में आपका इंग्लिश हिंदी आता है एंड सब्जेक्ट कंसर्न में भी आता है। देखिए ये अलग अलग नहीं है कुछ भी, बस ऐसा वहां पे लिखा रहता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, सब्जेक्ट कंसर्न। समझ गए आप लोग? एक ही उसमें रहता है पेपर में, सारी चीजें अलग अलग कुछ नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि टोटल आपका 150 मार्क्स का है तो पेपर एक ही होगा आपका। बस यहाँ पर ऐसे सेक्शन करके डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आप लोग जब टेट का एग्जाम दिए होंगे तो आपका सबसे पहले क्या होता है, जो भी एक सब्जेक्ट मान के चलिए पेडागोजी होता है, जिसमें आप लोग सीडीपी वगैरह होता है। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा होता है आपका इंग्लिश होता है। तीसरा आपका हिंदी होता है। तो ऐसे करके सेगमेंट होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर सेगमेंट होगा। पहला सेगमेंट पार्ट 1, दूसरा सेगमेंट पार्ट 2, तीसरा सेगमेंट सब्जेक्ट कंसर्न। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आप लोग कौन से बुक यहाँ पर प्रिफर करें, कौन से बुक्स आपके लिए अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेस्ट बुक जो है रखी हुई है। जिन बुक्स को मैंने रीड किया है, मैं ऑनेस्टली उन्हीं बुक्स को आपको बोलूंगी। जिनको मैंने नहीं रीड किया है, मैं कभी आपको नहीं बोलूंगी कि आप बोलो, आप वो बुक्स पढ़े, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश के लिए देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि ग्रामर अगर आप लोगों को कवर करनी है तो ग्रामर में आपको एक छोटा छोटा सा पॉइंट अभी कवर करा रही हूँ। मेरे वीडियोस जो है अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इंग्लिश के वीडियोस अभी बनाती हूँ कॉन्टिन्यूअसली। कोशिश तो ये करती हूँ कि लगातार बने, लेकिन कभी कभी बीच में हिंदी भी देना पड़ता है। तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि ग्रामर में छोटी छोटी सी चीजें आपको मैं बता रही हूँ, तो ग्रामर आप वहां से कवर कर सकते हैं। बात आती है वोकैब की, तो वोकैब के लिए आप लोग जो है नीतू मैम की बुक पढ़ सकते हैं। नीतू मैम की एक केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी बुक है वोकैब के लिए। अगर टाइम रहा तो मैं वोकैब आपके लिए जरूर तैयार करा दूंगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका पैसेज नहीं आता है, तो पैसेज में पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसेज नहीं होगा। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन से अच्छी बुक मुझे आज तक कोई लगी नहीं। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपकी एक अच्छी बुक है। फिर बात आती है आपके करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक जो है बुक पढ़ सकते हैं, जैसे स्पीडी पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल्स की पढ़ सकते हैं। मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आप लोग सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, या स्पीडी है या क्रॉनिकल है, तो आज का एग्जाम इतना डायनेमिक हो गया है कि आप उस चीज पर एकदम स्टिक नहीं हो सकते हैं। आपको कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चूज करना होगा। आप अपनी श्रद्धा से कोई भी एक ऑनलाइन जो है चूज कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। तो आप वहां से अपना करंट तैयार जरूर करिए। मंथली वीडियोस पढ़िए, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप डेली वीडियोस जो है करंट के लिए पढ़ें। वो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बल्कि हो जाता है करंट कि आप शायद सोच भी नहीं पाएंगे अंतिम जो आपका टाइम आता है उस टाइम तक। तो आप कोशिश करिए कि मंथली वीडियोस जो चलाते हैं लोग अपने यूट्यूब वगैरह पर, तो उनको आप पढ़ें अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स के लिए। आप एक बुक पढ़ सकते हैं और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आप स्टडी IQ से पढ़ सकते हैं। एक और एक नेक्स्ट लेवल करके एक होता है, मुझे चैनल का नाम याद नहीं है, तो ऐसे नेक्स्ट लेवल करके होता है, उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि वो डेली करंट अफेयर्स देते हैं। आप देखिए अपने हिसाब से अब देख लीजिएगा, अगर वहां मंथली चलता है
तो कोशिश करिए मंथली वाला या फिर वीकली जो आपका चलता है वो बेस्ट होता है आपके लिए। फिर होता है आपका रीजनिंग के लिए। देखिए रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी बुक मुझे अभी तक लगी है वो है अरिहंत की। रेड कलर की एक बुक आएगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं अरिहंत की। देखिए 10 मार्क्स का आना है तो उस हिसाब से अपने आप को आप प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर के लिए। देखिए कंप्यूटर के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि 10 मार्क्स का है तो आपको बेसिक ही रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर के वीडियोस आपको जो है देती रहती हूँ, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। कोई एक बुक जो आपको अच्छी लगती है, जैसे आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी बुक जो आपके पास हो आप उसको पढ़ सकते हैं, बशर्ते वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हो। ये नहीं कि आप जो है एकदम बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको सोच के चलना है कि आपको जो है एक कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए यहाँ पर तैयार करना है। आप कर ही रहे हैं तो सोचना क्या है, तो उसमें आपको अपना जो है लेवल याद रखना है कि मेरा लेवल क्या है एग्जाम का, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि कभी भी ये गलती मत करिए कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उसी तरीके से करिए जिस तरीके से डेली आपको खाना खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, हमें प्रोटीन की जरूरत है, हमें वसा की जरूरत है। ऐसे ही किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपने सामने रखिए, उसके बाद आप लोग कुछ करिए। सिलेबस तो मैं आपको डिस्कस करूंगी ही, डोंट वरी। यहाँ पर फिर मैंने आपको डिस्कस कर दिया कंप्यूटर का। फिर बात आती है पेडागोजी की। तो मैं आपको यही कहूंगी कि हिमांशी मैम की जो लेट्स लर्न चैनल, देखिए सब लोग उनसे परिचित हैं एंड आप जो है उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उनकी वीडियोस काफी अच्छे हैं। देखिए आप सभी को पता है कि आप लोग सीटेट क्वालिफाई करके आए तब ना जाके ये एग्जाम आप दे रहे हैं। तो आपने जो पेडागोजी वहां पर पढ़ी है वही यहाँ पर आपको जो है पढ़ना है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो रिवाइज करिए उन चीजों को, फिर से उन चीजों को अच्छे से पढ़िए। और अगर आपने सीटेट के टाइम अच्छे से नहीं पढ़ा था तो आप यहाँ पर फिर से मैम के जो है वीडियोस देख सकते हैं। उनकी वीडियोस जो है टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर बात आती है आपका जो है यहाँ पर हिंदी की और इंग्लिश की, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं एंड नीतू मैम की जो है वो के लिए प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने आपको आदित्य पब्लिकेशन बताया है। फिर बात आती है आपके जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के लिए देखिए मैंने बायोलॉजी के जो वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा, आपके लिए वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। बाकी आप देखिए लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, बेस्ट बुक है आपके लिए जनरल साइंस के लिए। आप जो है लूसेंट की बुक एक एक लाइन पढ़िए अच्छे से। उसके अलावा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी को आपको जनरल साइंस के लिए छोड़ना नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी अगर आप हो सके तो यहाँ पर भी जैसे आप इंग्लिश की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे, मैं समझती हूँ इस चीज को। तो आप जो है जनरल साइंस के लिए तो एटलीस्ट पढ़िए एनसीईआरटी को। अगर आप 6 to 10 की कवर करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 6 से 12 तक की कवर करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो आप देख लीजिएगा कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप कितना ज्यादा अपना जो है इनपुट दे पा रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 6 से 10 भी पढ़ सकते हैं, 6 से 12 भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा आपको टाइम हो, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूर है, ये नहीं कि टाइम नहीं है तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। फिर आता है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं कहूंगी कि आप आर एस अग्रवाल सर की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, तब जाके मैं ये वीडियो बनाने के लिए जो है रेडी हो पाई। क्योंकि इंटरव्यू जो लोग दे रहे हैं वो क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तब जाके उन्होंने अपना इंटरव्यू जो है दिया है यूट्यूब वगैरह पर। तो वहां पर हर एक स्टूडेंट ने यही किया है कि उन्होंने एनसीईआरटीज को थरोली पढ़ा है। तो एनसीईआरटीज के अलावा उन्होंने कुछ और बुक रेफर नहीं की। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप लोग जो है इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिएगा। 2018 के बाद ये वैकेंसी आ रही है। वैसे तो हर 2 साल में आती थी, लेकिन कुछ डिले हो गया और अभी नहीं आई है वैकेंसी। तो ये तो तय है, देखिए वैकेंसी तय है इस बार, क्योंकि हर 2 साल में आती है। तो एग्जाम का लेवल आपका बढ़ सकता है। तो एनसीईआरटीज के अलावा आपको एक बुक मैंने आपको बताई है, लेकिन आप एनसीईआरटीज को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा ये वाला आर एस अग्रवाल वाला मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर बात आती है आपके ईवीएस के लिए, जिसमें आपको देखिए क्या क्या कवर करना होता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो बेस्ट है कि आप लोग जो है हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, जियोग्राफी के लिए एंड आपकी पॉलिटी के लिए जो आपकी 6 to 12 की एनसीईआरटीज बुक हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए।
फिर आपको कोई जरूरत नहीं होगी लूसेंट की। अगर आपके पास टाइम है तब आप लूसेंट पढ़िएगा, वरना मैं यही कहूंगी कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए। इसके लिए सबसे बेहतर यही तरीका होगा कि आप ईवीएस को अपना एनसीईआरटी से रेडी करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जो है लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि एनसीईआरटी से ही ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट जिस भी स्टेट का है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो किसी और हरियाणा का हो, कहीं का भी हो, किसी भी यूटी का हो, वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जब वो करंट पढ़े तो अपने करंट में अपने स्टेट की बातों को और भी ज्यादा अच्छे से पढ़े। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे जिनमें उन्होंने यही कहा है कि वो जिस स्टेट के थे उनसे उसी स्टेट के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये बात आप लोग देखिए उस टाइम नहीं सोच पाएंगे कि जब आपका जैसे ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब आपको पता है कि मुझे इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के लिए आपको हार्डली 1 महीने दिया जाता है। तो उस 1 महीने में जब आप देखेंगे तो आपका जो करंट होगा वो एकदम इधर से उधर होगा, आपको ढूंढने में परेशानी होगी कि जिस स्टेट का मैं हूं उस स्टेट का आप करंट ढूंढें। बेहतर होगा कि आप अपने जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का करंट जो है रिवीजन करते टाइम एक अलग पेज पर लिख लें। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू देखा है जिन्होंने यही कहा है कि मेरे स्टेट से रिलेटेड यानी कि डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। सेकंड चीज मैं ये कहूंगी कि आप पेडागोजी को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके जैसे असेसमेंट वगैरह हुआ, कई सारी छोटे छोटे से टर्म्स हैं जैसे माइक्रो फैमिली हुआ, ये सारी चीजें आपसे जो है पूछी गई हैं इंटरव्यू में। तो इन सब टर्म्स को, छोटे छोटे टर्म्स जो हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यही टाइम है जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप कहें कि हम रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो वो संभव नहीं हो पाता है। शायद ही आपको ये कहे कोई कि अभी से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए, लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप अपने आप को अभी से इम्प्रूव करिए। एक अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करिए, बॉडी पोस्चर मेंटेन करिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी, ये चीजें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके आती हैं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद आपसे यही है कि आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। जो छोटे छोटे से ऊपर टर्म्स लिखे हैं कि टाइम मैं बता चुकी हूँ, टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोड ऑफ एग्जाम आपका रह गया है। देखिए जो आपका मतलब जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था। अब जैसे सीटेट का एग्जाम इस बार ऑनलाइन मोड में हुआ तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हो सकता है इस बार केवीएस का एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में हो। लेकिन देखिए अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग जो है ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है, बस आपको अपना अच्छा करना है। ये मेरा उद्देश्य है कि मुझे अच्छा करना है, वेदर एग्जाम आपका ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। ठीक है, तो यहीं तक की आज की इन्फॉर्मेशन थी जो मैं केवीएस के बारे में आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें समझी कि एग्जाम का नेचर क्या है। सेकंड चीज आपने समझी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सी बुक रिसोर्सेज आपको रेफर करने हैं, एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़नी है थरली, एंड आपका जो है एग्जाम का मोड क्या होता है। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच नैन्सी क्लासेस पर इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।